आपको क्या लगता है अब गुड़गांव खत्म हो चुका है? क्या ये डाउनफॉल है गुड़गांव का? देखिए, किसी भी सिटी की एक पूरी की पूरी लाइफ साइकिल होती है। एक वो भी दौर था जब सिर्फ अरावली देख रहे हैं आप। अगर किसी ने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि पैसा जो है वो सारी उम्र भर का पैसा एक बार में ही लगाना होता है, मकान में इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा होती है, तो वो सही जगह पर हो, क्या क्या पॉइंट्स हम जनरली देख सकते हैं किसी बिल्डर में बिफोर बाइंग के ये अगर क्राइटेरिया पूरा करता है तो ये बिल्डर जो है वो सही है, मैं इसको इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ? देखिए, जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो पूरा ड्यू डिलिजेंस वो करते हैं। लैंड डॉक्यूमेंट्स का 30 साल का पुराना ड्यू डिलिजेंस बैंक ही कर देता है। रेट के बारे में आपने कहा कि अभी 20,000 25,000 चल रहा है, कब 50 हो जाएगा पता नहीं चलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई बबल है, जानबूझ के रेट बढ़ रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं? गुड़गांव में इतना किसी ने इमेजिन ही नहीं किया था कि सारी फॉर्च्यून 500 कंपनीज यहाँ आ जाएंगी। एयरपोर्ट की प्रॉक्सिमिटी की वजह से इतना होगा, जॉब क्रिएशन इतना होगा। क्या रियल एस्टेट वुमेन्स के लिए सेफ है? – 2018 में एक शेर लिखा था, अपनी आत्मा के आराम की बात करते हैं, आओ कुछ काम की बात करते हैं। ये पॉडकास्ट उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए आपको ऐसे लोगों से रूबरू कराने की एक कोशिश है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में फर्श से लेकर अर्श तक का सफ़र तय किया है। ऐसे लोग जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने हौसले से समाज में एक महत्वपूर्ण जगह बनाई है, ताकि हम लोग ऐसे लोगों से प्रेरणा ले सके और अपने रास्ते को तय कर सके किस तरह से हम लोग भी अपनी ज़िंदगी में तरक्की कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज काम की बात शुरू करते हैं। इंसान की ज़िंदगी में 3 महत्वपूर्ण ज़रूरतें बताई गई है, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ सालों में मकानों के रेट बहुत ही बेहताशा रूप से बढ़े हैं, मेरी तरह आपके दिल में भी ये बात आती होगी कि क्या हम लोग कभी फ्यूचर में मकान खरीद पाएंगे? इस फील्ड में किस किस तरह की अपॉर्चुनिटी है? क्या हमें रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या कभी कीमतें कम हो सकती हैं? या फिर जो ये गुड़गांव में 100 करोड़ के मकान बिकते हैं, इन्हें ले कौन रहा है और क्यों ले रहा है? इन सब सवालों के जवाब के लिए आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस फील्ड के बहुत ही दिग्गज व्यक्ति जो है हमारे साथ है। पिछले 34 सालों से ये इस फील्ड में काम कर रहे हैं और गुड़गांव को एक बहुत छोटे से गांव से एक इंटरनेशनल लेवल का सिटी बनाने में इनका एक बहुत बड़ा योगदान है। आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अनंता सिंह रघुवंशी। डॉक्टर अनंता सिंह रघुवंशी डीएलएफ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुकी हैं। इसके अलावा ये एमआर की सीईओ रह चुकी हैं। इसके अलावा भी कई सारी कंपनी में टॉप मैनेजमेंट में कार्यरत रही हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है रियल एस्टेट का जिसे सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, नेरिडको माही, उसकी ये चेयरपर्सन के तौर पे काम कर रही है और इस फील्ड में किस तरह से डेवलपमेंट की जाए, लोगों को जोड़ा जाए, सोशल एक्टिविटीज़ को जोड़ा जाए, उस फील्ड में भी इनका बहुत ज़ोरदार योगदान है। अगर इनके काम की बात की जाए तो आप इस फिगर से इनके काम का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को ये संभाल चुकी है। वर्तमान में डॉक्टर अनंता सिंह रघुवंशी कुरुसुमी कॉरपोरेशन की डायरेक्टर के तौर पे काम कर रही हैं। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए और वेलकम। नमस्कार तिलक तंवर जी, मैं क्या बोलूं आपको, इतने अतिशयोक्ति अलंकारों से आपने मेरा स्वागत किया है। थैंक यू सो मच। इसमें एक बात तो रह ही गई मैम, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मैंने सुना है कहीं पर आपको टाइग्रेस ऑफ रियल एस्टेट भी कहा जाता है और कहा जाता है पर उसका एक कारण है क्योंकि जो रियल एस्टेट है वो जनरली मैन डोमिनेटेड माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सिर्फ आदमी ही इस फील्ड में जो है वो काम करते हैं। तो हम लोग अपने पॉडकास्ट की शुरुआत यहीं से करते हैं। आपकी जर्नी 0 to सुपर पावरफुल पर्सन, क्या है जर्नी पूरी? तिलक जी, मैं 17 जून 1991 को डीएलएफ के दफ्तर में मैंने शुरू की थी अपनी रियल एस्टेट जर्नी और बहुत खूबसूरत जर्नी रही। राइट प्लेस राइट टाइम जिसे कहते हैं, ऐसा ही कुछ था वहाँ पे। इंडिया की इकोनॉमी ओपन अप हो रही थी और डीएलएफ भी नेक्स्ट लेवल पे जाने को तैयार था बिकॉज दिल्ली में 32 के करीब कॉलोनीज ऑलरेडी प्लॉटेड डेवलप कर चुके थे, ग्रेटर किलार, साउथ एक्सटेंशन, राणा प्रताप बाग वगैरह। और अब गुड़गांव में रेजिडेंशियल, कमर्शियल, रिटेल, प्लॉट्स, सोना में फार्म्स, बहुत बढ़िया लैंड बैंक था और बहुत सारे ड्रीम्स थे कि ये सब करना है। तो सही टाइम पे सही जगह में पहुंच गई और बहुत ही प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन था
और काफ़ी कम टाइम में काफ़ी ग्रो भी कर गई। मैं तो सेल्स हेड बनी, उसके बाद CRM भी आ गया। फिर जब रिटेल लीजिंग टीम सेटअप करनी थी तो उन लोगों ने मुझे इतना ट्रस्ट किया कि उन्हें लगा कि मैं सेटअप कर सकती हूँ। तब तक मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन चुकी थी। बिल्कुल आपका टैलेंट रहा होगा, आपने परफॉर्मेंस दी होगी, क्योंकि सेल्स में तो वैसे भी माना जाता है और कि भी होता है, जो एक कहावत है ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। मैं जेन्युइनली मानती हूँ कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर आर मेनी मेन। आपके ग्रैंडफादर, आपके फादर, आपके हस्बैंड, आपके सन, आपके कोलीग्स, आपके बॉसेस, जहाँ भी एक लेडी को लगेगा कि हाँ रिस्पेक्ट मिल रहा है और वैल्यू मिल रही है, तो मेरे ख्याल से वहाँ वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकती हैं। ठीक। और ये माहौल मुझे बहुत लकी हूँ मैं कि मेरी सारी ऑर्गेनाइजेशंस में मुझे मिला। और DLF में थी मैं, तो DLF की फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनी। कई 20-22 शहर थे, 68-69 प्रोडक्ट्स थे। अच्छा। और पता नहीं किस तरह से संभाल लिए, लेकिन हो गया सब। वो एक जिंदगी का बहुत खूबसूरत दौर था। ईमार में जो एक दुबई की कंपनी थी, बहुत ही प्रोफेशनल, तो वहाँ मुझे मौका मिला। CEO रहे हैं उनके। जी। तो वहाँ बहुत अच्छा रहा। फिर दुबई की एक और कंपनी है डमैक, आज ही बल्कि लिंक्डइन पे मैंने पोस्ट देखा था अमीरा जी का, वहाँ पे जो MD हैं फिलहाल, तो कि हाईएस्ट सेल की है डमैक ने दुबई में इस साल। तो अच्छा। बड़ा अच्छा लगा मुझे पढ़ के कि ये कितना खूबसूरत दौर था। वो भी बहुत अच्छा, जहाँ मैन वुमेन का डिफरेंस नहीं, प्रोफेशनल है आप। अगर आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अगर आप बिल्कुल कॉम्पिटेंट हैं उस जॉब के लिए, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी थी। और ये साल जो है, जैसे कहते हैं ना 2026 एक इतनी खूबसूरत तरीके से शुरू हुआ है कि क्रिसूमी कॉर्पोरेशन में मैं प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग हूँ। और अब मेरे जो चेयरमैन हैं वो तो अशोक कपूर साहब, वो तो सेल्फ मेड मैन, ही इज़ अ रोल मॉडल फॉर एवरीबॉडी। और इतने मतलब वो, उनको हम देखते हैं तो लगता है हमें कि एनर्जी आ जाती है सबको। तो इतना कुछ उन्होंने किया हुआ है, पहले सुजुकी के साथ, मारुति के साथ उन्होंने किया, और ये सुमिटोमो 400 साल पुरानी कंपनी के साथ रियल एस्टेट का एक इतना खूबसूरत प्रोजेक्ट करना, और उसको हैंडल करने की जो मुझे जिम्मेदारी दी है, तो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर 2026। और बस यही जर्नी रही है। पर हाँ, जैसे आपने बोला कि उसमें कुछ चीज़ें होती हैं कि जैसे आप सब चाहते हैं कि हम ये बने, ये करें, लेकिन उसके साथ साथ एक मेहनत का सिलसिला भी लगा जरूरी रहता होता है। सही बात है। ऑफिस में भी परफॉर्मेंस होनी है, और बेसिकली आपकी लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए। तो इन सब जॉब्स के साथ मेरी पढ़ाई भी चलती रही। तो MA, MBA, B.Ed, PhD, तो वो भी एक है कि आप अपनी अब काबिलियत grow को करना बढ़ाते चाहते हैं, रहें तो आपको लगातार। अपने को भी एक तरह से इंट्रोस्पेक्शन करके अपने को भी इम्प्रूव करना होता है। अब बिल्कुल एग्जीक्यूटिव से अगर आपको प्रेसिडेंट लेवल तक जाना है तो जी। मेहनत के साथ साथ स्किल को भी डेवलप करना पड़ेगा। जी। क्योंकि आपका ज़्यादातर काम जो है वो गुड़गांव में रहा है, तो हम लोग जी। गुड़गांव से ही शुरू कर लेते हैं। जी। गुड़गांव बहुत चकाचौंध वाला शहर है, लेकिन जिस तरह से ज़मीन ख़त्म होती जा रही है, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभी बारिश आएगी 2-3 महीने बाद, हम लोग देखेंगे। और जी। बड़ा पीछे इंटरनेट के ऊपर बहुत वायरल हो रही थी चीज़ें कि आपको लेक साइड फ्लैट्स जो है गुड़गांव में मिलते जी। हैं। आपको क्या लगता है, अब गुड़गांव ख़त्म हो चुका है, आगे क्या ये डाउनफॉल है गुड़गांव का? बिल्कुल नहीं। देखिए, किसी भी सिटी की एक लाइफ साइकिल होती है, एक पूरी की पूरी लाइफ साइकिल होती है। एक जब शुरू हो रहा था गुड़गांव, है ना, जहाँ हम इस वक्त बैठे हुए हैं, यहाँ जब मैं साइट विजिट कराती थी तो 2 मुंह वाले छिपकली घूमते थे यहाँ। अच्छा। ठीक है, तो एक वो भी दौर था जब सिर्फ अरावली देख रहे हैं आप, और वो कीकड़ वीकड़ देख रहे हैं, और सांप बिच्छू। ये आप बात कर रहे हो 2000 के 91 के आसपास की? 93, ठीक है। 94, 90s का जो दौर था, है ना, तब प्लॉटेड डेवलपमेंट की कहानी थी। तो उस टाइम पे क्या था कि जो नॉर्मल नाले थे, जो एक्वाफर्स थे, वो सब थे, क्योंकि प्लॉटेड डेवलपमेंट था। जब भी आप हाई राइजेस में जाते हैं, तो हाई राइजेस में एक वाटर का बाहर निकलने का, किसी भी ज़मीन के किसी भी हिस्से से एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है। कुछ शहर हैं जैसे कि नोएडा है, भुवनेश्वर है, चंडीगढ़ है, जहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर पहले हुआ और
बसे लोग बाद में। ठीक है। गुड़गांव में इतना किसी ने इमेजिन ही नहीं किया था कि सारी फॉर्च्यून 500 कंपनीज यहाँ आ जाएंगी, एयरपोर्ट की प्रॉक्सिमिटी की वजह से इतना होगा, जॉब क्रिएशन इतना होगा कि हाईएस्ट जीडीपी वाला एरिया बन जाएगा। ये सब तो किसी ने सोचा ही नहीं था ना, वो तो धीरे धीरे हुआ है। पर सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज भी पूरे इंडिया में आप घूम लें, ऐसे ऑफिसेस, ऐसे रेस्टोरेंट्स, ये मॉल्स, ये लाइफस्टाइल, ये और जो आप देखिए इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, पर ज्यादातर आप देख रहे हैं फर्स्ट जनरेशन यंग, सेल्फ मेड, डबल इनकम वाले लोग, है ना, ईएमआई वाले लोग खरीद रहे हैं यहाँ पे। तो इससे बढ़िया इंडिया शाइनिंग की स्टोरी कोई नहीं हो सकती। जो आपने फ्लडिंग की बात की, उसका ये है कि जहाँ जहाँ ये डेवलपमेंट हुआ है उनका हमें इलाज निकालना पड़ेगा, एंड लॉट ऑफ पीपल आर वर्किंग ऑन इट ऑल्सो, कि किस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व की जाए। जो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है, इसे अर्बन फ्लडिंग जिसे कहते हैं ना, तो ये अर्बन फ्लडिंग हर जगह होती है, सिर्फ यहीं पे नहीं है, विदेशों में भी होती है। और अर्बन फ्लडिंग पे बहुत रिसर्च की जाती है और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इनके सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं, और हर चीज़ का सॉल्यूशन भी है और बहुत सिंपल सॉल्यूशंस है। जैसे आपने जब पेविंग की रोड्स की, तो जहाँ आपके पेड़ लगे हुए हैं वो आसपास का एरिया आप छोड़ दीजिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो हो ही रहा है सब जगह, तो इन चीज़ों की बहुत केयर करने की ज़रूरत है। आप जिस फ्लडिंग की बात कर रहे हैं वो 9 जुलाई को हुई थी, 9-10 जुलाई को, और वो जो बारिश हुई थी वैसी बारिश कभी पहले नहीं हुई, कभी बाद में नहीं हुई। मतलब मैं डिफेंड नहीं करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो सभी जगह हुई थी, वो सभी मतलब इस तरह की बारिश हुई है तब कि ऑब्वियसली ये जो अंडरपासेस वगैरह हैं वो तुरंत तो सब एग्जिट नहीं मिल सकता है। तो वो 1-2 दिन थे जो बहुत खराब बीते गुड़गांव वासियों के लिए। बल्कि इन सब प्रॉब्लम के होते हुए भी अभी डिज्नीलैंड यहाँ आ रहा है, मैंने सुना है। कुछ और इस तरह के नए प्रोजेक्ट गुड़गांव में आ रहे हैं। हाँ, तो गुड़गांव तो अभी अपनी 50% जहाँ पहुँचना है उसे वहाँ भी नहीं पहुँचा है। आप सोचिए, ये जो पेरिफेरल रोड्स बनी है, सदर्न पेरिफेरल रोड बनी है, सेंट्रल वो सीपीआर बनी है, द्वारका एक्सप्रेसवे का जो कनेक्टिविटी हुआ है, यहाँ तो इतना स्कोप है फिलहाल आप सोच ही नहीं सकते। यहाँ पे हमारा क्रिसुमी का डेवलपमेंट है, तो वो सिटी जो बन रही है, वो इलाका इतना बढ़िया निकल के आ रहा है। और कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि उस एरिया में 25 से 30 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फुट के अपार्टमेंट्स होंगे। और जो क्रिसुमी ही जो क्लब हाउस वहाँ बना रहा है, 1,60,000 का क्लब हाउस बन रहा है वहाँ कैस्केड का। और उसी एरिया में इलान ने जो मॉल बनाया है, दैट इज एज गुड एज एनी मॉल इन एनसीआर। तो अभी संडे को ही मैं उसको देख के आई, मैंने कहा कि ये तो मतलब आप एक बार अंदर है तो आपको पता ही नहीं आप दुनिया के कौन से मॉडर्न ब्यूटीफुल हिस्से में हैं। कनेक्टिविटी इतनी बढ़िया है, सब चीज़ बहुत बढ़िया है। तो अभी तो जहाँ पे हम हैं, मतलब अगर आप जहाँ पे 25,000 पर स्क्वायर फुट का रेट है, आप पकड़ते रह जाएंगे और पता नहीं कब 30-50 तक पहुँचना है। अच्छा। हाँ, और जैसे केमेलिया का भी कहते हैं 100 करोड़ का है। एक टाइम होगा जब आप ही कह रहे होंगे कि ये डबल कब हो गया। अच्छा, मेरा एक सवाल इसमें भी था, ये लेता कौन है 100 करोड़ रुपए के फ्लैट को? मतलब ऐसा क्या है उसके अंदर? कोई सोना चांदी लगा हुआ है? कोई क्या क्या सोच क्या रहती है खरीदने वाले की, और आप लोग बेच कैसे देते हैं एज ए सेल्स पर्सन? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जो टारगेट कस्टमर है, आप अपने टारगेट कस्टमर को समझ लीजिए। गुड़गांव में लोअर मिडिल क्लास भी है, मिडिल क्लास भी है, अपर मिडिल क्लास भी है, ऊबर रिच भी हैं जो ऊबर लग्जरी चाहते हैं। तो हर एक के लिए उनकी तरह का घर होना चाहिए। घर तो घर ही होता है, लेकिन उस घर में से व्यू क्या मिल रहा है आपको, उस घर के साथ फैसिलिटीज क्या क्या मिल रही हैं आपको। जैसे जो क्रिसुमी का क्लब है, आप अगर उसका स्पा देखें, अगर आप रेस्टोरेंट देखें, बार देखें, मैं आपको इनफैक्ट इनवाइट करती हूँ, आइए प्लीज़, हम बहुत प्राउड फील करेंगे आपको दिखाने की। आप पूल देखें, अगर द क्वालिटी ऑफ इवन देखिए, ऑल 5 सेंसेस है ना आपकी, वो सारी 5 सेंसेस को आपको से खुश करना जिसे कहते हैं। तो आप अगर एक कॉरिडोर में जा रहे हैं तो सिट्रोनेला ऑयल की स्मेल आ रही है, जब आप स्पा की तरफ जाते हैं तो लैवेंडर, फिर धीरे धीरे पैचियोली। तो हर एक ये आर्ट है, आर्ट ऑफ जिससे कहते हैं ना, लाइफ तो सबके पास है, लेकिन लाइफ स्टाइल अपना कैसे इम्प्रूव करें कि हर मोमेंट एक स्पेशल बन जाए आपके लिए। तो जो लोग खरीद रहे हैं, कई लोग तो हैं जो दिल्ली में अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं और फिर वो मनी डिवाइड करके और यहाँ पे ले रहे हैं, है ना। और
कई लोग हैं, जैसे अगर अब जीके में भी अगर आप 1000 गज का प्लॉट आपके पास है तो 50 करोड़ से कम का तो नहीं बिकेगा आपका, वो भी ना। अच्छा। सिर्फ प्लॉट ही है अगर आपके पास, तो इस तरह से लटियंस दिल्ली वाले भी हैं कई लोग जो यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। किसी को गोल्फ का शौक है, किसी को और कुछ शौक है, किसी के बच्चे स्कूल के लिए वो है। तो और वर्क, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक जो साइकोलॉजिकली वॉक टू वर्क वाला एडवांटेज है। सड़क पे इस वक्त कितने लोग 2-2 घंटे आना जाना करना चाहते हैं। ठीक है। तो जब आप चाहते हैं तो फिर वो एक माइग्रेशन ही है जो गुड़गांव वाले लोग तो बहुत कम हैं, सब बाहर से ही आए हुए हैं, एंड इट्स अ मेट्रो इन द ट्रू सेंस। ओके। जो भी डिज्नीलैंड का है वो थोड़ा सा बताएंगे आप, क्या प्रोजेक्ट आने वाला है वो थोड़ा नहीं, सा? मैं तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊंगी, एक्सेप्ट दैट बहुत खुशी हो रही है सुन के कि इस तरह की सोच है और इस तरह से आ रहा है। इंडिया को बहुत ज़रूरत है डिज्नीलैंड की। जब किड्ज़ेनिया ने इंडिया में आना था तब मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी, तब मैं टोक्यो भी गई थी ईमार की तरफ से कि किसी तरह किड्ज़ेनिया आ जाए इंडिया में। लेकिन वो एक अलग चीज़ है, डिज्नीलैंड तो एक हर बच्चे का ड्रीम है। और कितने लोग यहाँ से, आप सोचिए, फ्लाइट की टिकट लेके हांगकांग जाएं या अमेरिका जाएं या पेरिस जाएं और अपने बच्चों को वो एक्सपीरियंस दे सकें। इंडिया में तो मेरे को लगता है जो भी माँ बाप में वो होगा, जो सक्षम होंगे ये करने के लिए, हर माँ बाप कोशिश करेंगे कि अपने बच्चों को डिज्नीलैंड तो ज़रूर ही घुमाएं। और ये डिज्नीलैंड से एक जो जिसे कहते हैं ना टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत फ्यूल हो जाती है, क्योंकि इनबाउंड टूरिज्म और चिल्ड्रन का टूरिज्म आना शुरू हो जाता है। एक मॉल इनकम्प्लीट होता है हैमले के बिना, एक अट्रैक्शन होता है टॉयज आर अस का, है ना। ये चीज़ें जो होती हैं, क्योंकि इंडिया तो बिल्कुल फैमिली ड्रिवन है, और बच्चे खुश हैं तो सब खुश हैं, ऑफ कोर्स। राइट। अच्छा, अभी जैसे आपने कहा कि अभी तो 50% तक ही गुड़गांव आया है, और रेट के बारे में आपने कहा कि अभी 20,000 25,000 चल रहा है, कब 50 हो जाएगा पता नहीं चलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई बबल है, जानबूझ के रेट बढ़ रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, और कुछ टाइम के आने के बाद ये सारे के सारे धड़ाम हो जाएंगे? अरे बबल तब होता है जब कि वो रेट होल्ड ना कर सकें आप। अगर किसी भी रेट पे 100 से ज़्यादा प्रॉपर्टी निकल जाती हैं तो वो रेट एक्सेप्ट हो गया है, वो रेट एस्टैब्लिश हो गया है ना। और डिमांड एंड सप्लाई की कहानी है। ऐसा तो नहीं है कि दनादन एक सर्टन प्राइस पॉइंट के घर बने जा रहे हैं। अभी भी आज भी गुड़गांव में 3 करोड़ के घर हैं, 4 करोड़ के घर हैं, 5 करोड़ के घर हैं, और लोग खरीद रहे हैं, उनके अगेंस्ट लोन्स मिल रहे हैं आपको। एक से एक बढ़िया बढ़िया स्कीम्स हैं, 30-70 पेमेंट प्लान्स हैं, लोन्स आर वेरी इजीली अवेलेबल। और हम क्रिसूनी ने भी किया है, मेरे ख्याल से बाकी बिल्डर्स ने भी किया हुआ। 50-50% पेमेंट प्लान्स है, 50% अभी देते हैं लोग, 50% पोजेशन पे। तो एक बहुत ही बायर फ्रेंडली, इन्वेस्टर फ्रेंडली, एंड यूजर फ्रेंडली स्कीम्स हैं ये। तो अगर मिडिल क्लास की बात की जाए, जिनकी बजट जो है वो 1-1.5 करोड़ तक का है, क्या इस तरह के भी कुछ मकान हैं गुड़गांव में? हाँ, बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। इतने मेरे ख्याल से पिछले साल तो इतने स्टूडियोज और 2 बेडरूम्स सेल हुए हैं, बहुत बिल्डर्स के सेल हुए हैं। और इतना बढ़िया एक ग्लोबल सिटी आ रहा है गुड़गांव में, इतना बढ़िया एक ISBT आ रहा है, एकर्स एंड एकर्स हैव बीन रिजर्व फॉर इट। और अभी भी एक से एक अच्छी कंपनी शिफ्ट होती जा रही हैं, और जिनके ऑलरेडी हेडक्वार्टर थे वो भी कमर्शियल स्पेस और ज़्यादा लेते जा रहे हैं। तो एक्सपेंशन तो हो रहा है, तो जॉब क्रिएशन भी और ज़्यादा बढ़ रहा है। और एक ये न्यू कैटेगरी बहुत बढ़िया है जो आपकी सीनियर लिविंग वाली कैटेगरी है, ये भी एक बहुत पॉपुलर होती जा रही है। क्या है सीनियर हाउसिंग की भी? तो सीनियर लिविंग भी बहुत अच्छा है कि आप देखिए, यंग एज पे तो आप अच्छा कमा रहे होते हैं, अच्छा राजे की तरह रहते हैं आप, सारी फैसिलिटीज़ हैं। और जब आप थोड़े से एल्डरली होने लगते हैं, बच्चे अगर आपके अब्रॉड हैं, कहीं हैं, लेकिन आपके पास मनी है, तो प्रॉब्लम होती है, इंडिपेंडेंट हाउसेस में अकेले नहीं रह सकते। तो ये जो सीनियर लिविंग वाले कॉम्प्लेक्सेस हैं, यहाँ डॉक्टर ऑन कॉल है, एम्बुलेंस है, आपकी मेडिसिन आपके घर तक पहुँच जाती हैं, और एक आपका माहौल होता है, अपने एज ग्रुप के, अपने टाइप के लोगों के साथ आप रह रहे हैं। तो इट इज़ नॉट जैसे अब्रॉड होता है कि अरे उनको ओल्ड एज होम भेज दिया, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। बट इट इज़ अ कम्युनिटी of similar people who are staying together, एक एज ग्रुप के, एक फाइनेंशियल स्टेटस के लोग एक साथ रह रहे हैं और अपनी लाइफ बिता रहे हैं। क्योंकि देखिए लॉन्जेविटी देखिए ना, मतलब जितने आज हमें मिलते हैं लोग जो 90+, 95+ हैं,
जब हम लोग ग्रो अप कर रहे थे तो हमें इतने नहीं मिलते थे, तो हेल्थ केयर इतनी अच्छी बढ़िया बन गई है, तो एवरीवन हैज टू प्लान नाउ फॉर 100 120। ओके, तो ये एक नया कंसेप्ट है, इसमें एक सोसाइटी बनाई जाती है, उस सोसाइटी में सारे बुजुर्ग लोग ही रहते हैं और सोसाइटी मेंटेनेंस के अंडर ही उनका सारा मेडिकल है या कोई खाने पीने की चीज है वो सब बर्थडेज मना रहे हैं, उनके एनिवर्सरीज मनाए जा रहे हैं, उनकी कम्युनिटी एक्टिविटीज हो रही है, वहीं पे एल्डरली जैसे योगा चीजें चल रही हैं, ये सब बहुत अच्छी तो ये हाई राइज कंसेप्ट होता है या किस तरह से? हाँ हाई राइज में हाँ जी, लिफ्ट इज अवेलेबल हर जगह, तो वो कोई बात ही नहीं। तो बहुत सारी मतलब इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग चीजें हो गई हैं कि, और अब तो जो यंगर जनरेशन है उनका तो बिना जिम के और बिना क्लब्स के तो गुजारा भी नहीं है, क्योंकि दे हैव ग्रोन अप विद दैट, यू नो। तो सारे कॉन्डोमिनियम्स में ये फैसिलिटीज है, आपको अपने घर के बाहर गेट के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ। आपको स्विमिंग करनी है आप वहीं पे कर रहे हैं, आपको जुम्बा करना है आप वहीं पे कर रहे हैं, आपको ड्रिंक्स पे इनवाइट करना है फ्रेंड्स को आप वहीं पे कर रहे हैं। ओके, गुड। अच्छा मैम, प्रॉपर्टी में एक पीछे नोएडा में ज़्यादा हुआ था, अपना गुड़गांव में भी है, बट कुछ एक बिल्डर्स ने ही किया है कि आपसे पैसे ले लिए हैं मगर वो उसको डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग उसको स्कैम कहें या जो भी आप नाम देना चाहें। क्या सोल्यूशन है इसका, और अभी भी हो रहे हैं या ये रेरा आने से पहले तक ही सिर्फ बातें होती थी? नहीं, देखिए रेरा के बाद स्कैम वगैरह तो नहीं कर सकता कोई भी किसी भी टाइप का। रेरा की वेबसाइट पे सारे डिटेल्स होते हैं, सब कुछ बहुत ट्रांसपेरेंसी है सिस्टम में। और नेरेट को तो रेरा की रेगुलर कोचिंग भी सेशंस और क्लासेस भी चला रहे हैं, तो एक अवेयरनेस तो पूरे में है, बिल्डर्स को पता है कि उनकी को क्या करना है क्या नहीं करना है। और जो गलत इंटेंशन वाले हैं वो तो सर्वाइव ही नहीं कर सकते आज के एनवायरनमेंट में, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर कोई डिले हो रहा है, कहीं अगर कोई लिटिगेशन है या कहीं अगर कोई डिस्प्यूट आ गया है, तो वो तो रेरा और कोर्ट के थ्रू इट विल रीच इट्स राइटफुल कंक्लूजन। असली प्रॉब्लम ये भी है कि बिल्डर्स के हाथ भी कई बार बहुत बंधे रहते हैं। अब देखिए, आप अक्टूबर नवंबर से ग्रैप ही चल रहा है, ग्रैप 4 में है, कंस्ट्रक्शन भी नहीं कर सकते हैं। तो जब आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं और ये टाइम आपने लूज कर दिया, लेबर आपका चला गया, दोबारा मोबिलाइजेशन में इतना ही टाइम लगेगा आपको, फिर जहां आपने छोड़ा था काम वहां से काम फिर रीस्टार्ट करना और उसे बिल्कुल क्वालिटी के साथ वहां तक खत्म करना, तो बहुत कॉस्ट भी बहुत लग जाता है बिल्डर्स का और टाइम भी बहुत लूज होता है, और वो कैसे कैचअप करेंगे? आप 4 months इज टू मच। ठीक है, अभी मान लीजिए अगर किसी ने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि पैसा जो है वो सारी उम्र भर का पैसा एक बार में ही लगाना होता है, मकान में इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा होती है, तो वो सही जगह पर हो तो क्या क्या पॉइंट्स हम जनरली देख सकते हैं किसी बिल्डर में बिफोर बाइंग के, ये अगर क्राइटेरिया पूरा करता है तो ये बिल्डर जो है वो सही है, मैं इसको इसके इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ? जी, आप देखिए, जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो पूरा ड्यू डिलिजेंस वो करते हैं लैंड डॉक्यूमेंट्स का, 30 साल का पुराना ड्यू डिलिजेंस बैंक ही कर देता है। ठीक है, तो आपको लैंड इनका है उसकी डाउट चली जाती है। बिल्डिंग प्लान अप्रूवल, रेरा का आपके पास अप्रूवल तभी आता है, एडवर्टिजमेंट आप तभी दे सकते हैं जब आपके बिल्डिंग प्लान अप्रूव हो गए हैं, वो आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाती है। साइट पे आप जाके बिल्कुल देख सकते हैं, एक बार 100 बार जितनी बार आप जाना चाहें कि काम कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। तो एक तो होता है कि जैसे बिल्डर है, फिर बिल्डर ने के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर है, वो भी जानना एक अच्छा ज़रूरी होता है। जैसे क्रिसूमी में हमारे जो आर्किटेक्ट हैं वो भी एक टॉप की जापानीज़ कंपनी है, जो हमारे पीएमसी हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी, वो भी एक टॉप की कंपनी है, जो हमारी एड एजेंसी है वो भी बहुत बढ़िया है। तो ये पूरी एक चेन होती है, आर्किटेक्ट कौन है, कंस्ट्रक्शन कंपनी कौन है, तो वो सारे अगर बिल्कुल एक जिनकी हिस्ट्री अच्छी है, अगर सारी हिस्ट्री अच्छी है तो आपको कहीं रिस्क नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई एंड यूज़र है जिनको वरी है या पहले कभी बैड एक्सपीरियंस हुआ है या कुछ है, तो आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप डायरेक्टली बिल्डर से लें वो एक अच्छी बात है, अदरवाइज आप रीसेल में भी कुछ खरीद सकते हैं अगर आपको रेडी टू मूव चाहिए। और इस वक्त कई बिल्डर्स के पास रेडी टू मूव स्टॉक भी है, बट उसमें आपको इन्वेस्टमेंट लेकिन एक साथ देनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन अगर आप लोन ले रहे हैं तो आप अपना ईएमआई तो स्प्रेड आउट कर सकते हैं। जैसे बिल्डर्स भी सारा स्टॉक आजकल डे 1 पे नहीं बेचना चाहते हैं, क्योंकि फिर क्या होता है, जैसे आपको मैं अगर क्रिसूमी का एग्जांपल दूं,
8-9 हज़ार रुपए पर स्क्वायर फुट पे बहुत बल्क का स्टॉक दे दिया था। वही अपार्टमेंट्स आज की डेट में जिनको हमने दिया वो आगे बेच रहे हैं 22,000, 23,000, 24,000, 25,000 तक। अच्छा। तो सारा आर्बिट्राज इन्वेस्टर ने बना लिया, जो कि एक अच्छी बात है, इतना गुडविल हमारे लिए जनरेट हुआ। लेकिन शायद अगर कुछ हमने रख लिए होते यूनिट्स एंड में सेल करने के लिए तो कंपनी भी वो एंजॉय कर सकती है आर्बिट्राज। तो आजकल कई कंपनीज भी एंड तक कुछ स्टॉक रखते हैं और आगे हम लोग भी शायद रखना चाहें तो रेडी टू मूव आपको डायरेक्ट बिल्डर से भी मिल जाता है। रेरा की वेबसाइट पे अगर मुझे चेक करना हो तो क्या क्या चीजें होती है उनके पास उसमें जो मैं चेक कर सकता हूँ? एवरीथिंग। जैसे आपने बताया जो मैप वाला मैप है और जी कितना एरिया है, क्या कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कितना ओपन एरिया है, फैसिलिटीज क्या होंगी, पूल का साइज क्या होगा, क्लब कितना बड़ा होगा, उनका आर्किटेक्ट कौन है, कितनी होगी, सब कुछ फुल डिस्क्लोजर होता है उसमें सारे। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि रेरा की वेबसाइट पे जाएं और उसको चेक कर लें। अगर कोई है, नहीं तो एक किसी भी आप लॉयर से ड्यू डिलिजेंस करा सकते हैं, नहीं तो जैसे मैंने बोला जो भी लोन लेते हैं तो वो तो बैंक ही पूरा ड्यू डिलिजेंस। तो इसमें फिर एक अच्छा काम ये करते हैं कि मान लो आप कुछ ना कुछ लोन जरूर ले लीजिए, चाहे कम अमाउंट का ले लीजिए। देखिए ये तो हमेशा एडवाइस किया जाता है क्योंकि सिर्फ ड्यू डिलिजेंस के लिए ही नहीं तिलक जी, लेकिन अदरवाइज ऑल्सो इंडिया में एक कैपिटल प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। हमारी सबकी साइकोलॉजी ऐसी होती है कि पैसे बढ़े या नहीं बढ़े लेकिन नुकसान ना हो जाए, तो कैपिटल प्रोटेक्शन तो बहुत ज़रूरी होता है आपका, और अपना उतना इन्वेस्ट करते जाइए आप जितने आप कंफर्टेबल हैं और अपनी चादर के हिसाब से। क्योंकि अगर आपको इस वक्त 3 बेडरूम में आपका के हैसियत है आपकी, तो आप 3 बेडरूम ले लीजिए। जब रेडी हो जाएगा यूनिट और तब तक आपकी भी इंक्रीमेंट हो गए होंगे, प्रमोशन हो गए होंगे, थोड़ा टाइम भी बीत गया होगा, 3-4 साल बीत गए होंगे और कोई जिम्मेदारियां बीच में जो थी वो आप हैंडल कर चुके होंगे, तो उस वक्त भी आप अपना 3 बेडरूम बेच के और एक 4 बेडरूम खरीद सकते हैं। सिर्फ वो 1 बेडरूम का है, लेकिन अगर आप वेट ही करते रहेंगे कि नहीं जब 4 बेडरूम होगा तब लेंगे, तो उतने में बहुत मिस आउट कर जाते हैं आप अपॉर्चुनिटी। मतलब जिसे कहते हैं ना, द बेस्ट टाइम टू बाय रियल एस्टेट इज नाउ। तो ये है, और मेन बात क्या है कि हमारी वो कहते हैं ना, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, तो धरती तो उतनी ही है, उसका कितना शेयर आपके पास है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो शेयर कम ही होता जाएगा। तो आप जितनी जल्दी डिसीजन लेंगे उतना ही आप अपनी आगे की जनरेशन्स को सिक्योर करेंगे। इतना किसी भी चीज़ में, किसी भी इन्वेस्टमेंट में से इंसान अपनी आगे की पीढ़ियों को नहीं स्ट्रॉन्ग कर पाता जितना कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से। गुड। तो अनंता मैम, नेरेडको के आप चेयरपर्सन हैं। अभी जिन लोगों के साथ फ्रॉड ऑलरेडी हो चुका है, अभी तो हम लोग बात कर रहे थे फ्यूचर की, आने वाले टाइम में कैसे हम लोग जो लोग हैं वो किस तरह से सेफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो पास्ट में हो चुका है उनके लिए कोई आप लोग कुछ कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं ताकि उनको जो उनका पैसा फंसा हुआ है वो बाहर निकल सके? जी, तो नेरेडको माही जो है एक तरह से थिंक टैंक है ऑफ मेनी वुमेन इन रियल एस्टेट। तो उसमें लॉयर्स भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं, आप उनसे कईयों से मिले भी हुए हैं। तो हम लोग सब प्रो बोनो वर्क करते हैं, मतलब हम कुछ चार्ज नहीं करते हैं और जिसको भी ज़रूरत हो उनकी हम हेल्प करते हैं, उन्हें हम गाइड करते हैं। तो गाइडेंस एक तो हमारा है, रेगुलर हमारे माही टॉक्स होते रहते हैं हर मंथ, हर 15 दिन में किसी ना किसी टॉपिक पे, ताकि हम लोग सबको वो ज्ञान बांट सकें और लोगों को बता सकें कि क्या उन्हें करना चाहिए, क्या नहीं, रियल एस्टेट से कंसर्न्ड अलग अलग एस्पेक्ट्स पे। तो माही टॉक्स के अलावा हम लोग लिखते भी रहते हैं उन्हें। फिर हमारे इवेंट्स होते रहते हैं बहुत सारे, जिसमें कई लोग इन्वॉल्व्ड होते हैं, जैसे NBCC की सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं इसका पार्ट, और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो माही के हमारे मेंबर्स हैं। DLF की भी जो सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लीगल हैं वो भी इसका पार्ट हैं। तो बहुत बहुत नोन लेडीज़ हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, चाणक्य ग्रुप की वो भी हमारी हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के जैसे प्रोफेसर्स हैं, वो इसका पार्ट। तो बहुत ही हाई प्रोफाइल लोग इसका पार्ट है और वो सबको हेल्प करते हैं, एक तो वो बात है, और गाइड करते हैं कि किस तरह से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हम लोग करते ही रहते हैं। इसके अलावा हम लोग स्किलिंग भी करते हैं सेक्टर में। नहीं, मेरा सवाल रेरा का जो रेरा में जो प्रॉब्लम्स आई है, जिन इन्वेस्टर्स के पैसे फंसे हुए हैं उसको, हाँ, जो हमारा लीगल सेल है वो इन लोगों को गाइड करता रहता है। और वैसे रेरा खुद भी बहुत प्रोएक्टिव है और बहुत कस्टमर फ्रेंडली है। तो अगर
तो बायर की गलती है तो बायर को पनिशमेंट आप समझ लो, बिल्डर की गलती है तो बिल्डर को पनिशमेंट। तो बहुत फेयर है कि अगर बायर ये सोचे कि हम इंस्टॉलमेंट्स भी नहीं पे कर रहे और ये केस वेस डाल के कुछ हो जाए, तो वो भी नहीं है। और फास्ट ट्रैक पे ज्यादातर ये मूव करते हैं। तो अभी कुछ सॉल्यूशन हुए हैं क्या पिछले जो केसेस से? बहुत। और रेरा की एक कमेटी होती है, एक तो कई सारे रिटायर्ड ऑफिसर्स जो हैं, IAS ऑफिसर्स वगैरह, वो इनको रन करते हैं। स्टेट सब्जेक्ट है रेरा, तो हर स्टेट का अलग अलग अपना एक रेरा का चीफ है। जैसे गुड़गांव के भी एक रेरा चीफ है। तो बहुत होनहार ऑफिसर्स को ये दी जाती है पोजीशन, और उनके साथ एक पूरी कमेटी होती है आर्बिट्रेशन जो करते हैं कि आउट ऑफ कोर्ट जैसे सेटलमेंट हो जाए, कि बातचीत से हल निकाला जाए। तो उसमें तो इतनी, जैसे पैरा ओलंपियन दीपा मलिक जी जो थी, वो भी थी रेरा की कमेटी में, कई साल वो रही हैं और बहुत उन्होंने इसमें वो किया। तो ऐसे एक मिक्स होता है ताकि बहुत फेयर जजमेंट और बहुत फेयर डिसीजन आए रेरा में से। तो एक ये सिस्टम ही बड़ा परफेक्ट सा बना हुआ है, और उसको भी ये लोग इम्प्रूव करते रहते हैं टाइम टू टाइम बेस्ड ऑन फीडबैक। तो एक बहुत ही प्रोएक्टिव सिस्टम है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। आपने ऐसा नहीं है कि आपने प्रॉपर्टी ले ली है और आप बिल्कुल घुट रहे कि क्या है। तो जिस तरह से एक नॉर्मल कोर्ट होता है, उससे भी ज्यादा इजी वे आउट है इसमें। ठीक है। और वो टाइम बाउंड होता है? हर चीज टाइम बाउंड नहीं हो पाती है उतनी स्ट्रिक्टली, लेकिन काफी फास्ट ट्रैक पे होता है, मतलब ऐसा लंबे नहीं चलता है। हाँ, अनलेस कोई और एंगल हो या कंफ्यूजन हो या कोई डिफॉल्ट हो या कुछ हो। तो हरियाणा का तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है, अभी हमारे जो CM थे मनोहर लाल खट्टर जी, वो हाउसिंग मिनिस्टर बना दिए गए हैं सेंटर में, तो उसकी वजह से कुछ बेनिफिट हुआ है हरियाणा की रियल एस्टेट को या गुड़गांव की रियल एस्टेट इंडस्ट्री? पहले उन्होंने हरियाणा के लिए बहुत किया, गुड़गांव के लिए बहुत किया, पूरे देश के लिए कर रहे हैं वो। बट हाँ, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में आते हैं वो, और बहुत अच्छे से सबको गाइड करते हैं हम लोगों को, और डायरेक्शन दिखाते हैं, और बिल्कुल इतनी उनकी क्लियर थिंकिंग है। और नॉट ओनली दैट, आई थिंक उन्होंने बहुत नरेटको माही के भी इंटरनेशनल टूर्स भी बहुत कराए कि बेस्ट प्रैक्टिसेस सीख के आए सब जगह से, दुबई से, सिंगापुर से, वियतनाम से। काफ़ी उन्होंने हम लोगों को सबको पुश किया कि हो, और ज़्यादा से ज़्यादा विमेन पार्टिसिपेट करें रियल एस्टेट में। तो जेंडर इंटीग्रेशन, स्किलिंग का बहुत, लेबर से लेके CEO तक की स्किलिंग, बहुत स्किलिंग पे बहुत फोकस है। सस्टेनेबिलिटी पे, कि सोलर पावर यूज़ हो, वाटर वेस्टेज ना हो, ये सब चीज़ें IGBC के साथ, IPA के साथ, बहुत बहुत ही ग्रेट विजन है उनका, और हम लोग उसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो मैम, गुड़गांव की हम लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं, तो गुड़गांव को आपके नज़रिए से आपको क्या लगता है अगले 5 साल की अगर हम लोग बात करें, तो क्या क्या चीज़ गुड़गांव में अच्छी होंगी, और कुछ एक चीज़ें ऐसी जो अभी भी इम्प्रूवमेंट करनी रह जाएंगी, जो खराब तो नहीं कहेंगे लेकिन इम्प्रूवमेंट करनी रह जाएंगी? देखिए, गुड़गांव जिस जगह पे है इस वक्त, यहाँ से उसने सिर्फ गुड, बेटर, बेस्ट ही होना है, एक्सीलेंट होना है। यहाँ से एक बहुत ही बढ़िया फाउंडेशन एक शहर की हमें मिल गई है, जिसके लिए पूरा हिंदुस्तान इतना प्राउड है। इट्स द ओनली ट्रू मेट्रो सिटी with the best offices, maximum Fortune 500 companies, सबसे ज़्यादा GDP, सबसे youngest working population, सबसे ज़्यादा educated population, मतलब I can go on and on। तो यहाँ से तो इसने सिर्फ बेटर ही होना है, क्योंकि देखिए इम्प्रूवमेंट तो लाइफ लॉन्ग चीज़ है, लेकिन जो चीज़ें थोड़ी बहुत है यहाँ पे, जैसे अर्बन फ्लडिंग ठीक करने की ज़रूरत है, ये सब है, सब मैनेजेबल है। और जो फ्यूचर डेवलपमेंट भी हो रहा है, वो बहुत सिस्टमैटिक और प्लान्ड मैनर में हो रहा है। अब थैंक्स टू गडकरी जी, हमारी सड़कें कितनी सुंदर बन गई हैं, SPR, CPR सब एक से एक ज़बरदस्त, और टाउनशिप्स इतनी अच्छी आ रही हैं, ग्लोबल सिटी इतनी बढ़िया आ रही है, ISBT इतना सुंदर आ रहा है। मतलब ये तो आई कैन गो ऑन एंड ऑन, क्या क्या आना है गुड़गांव में अभी। तो हम लोग तो, मैं बोल रही हूँ आपको 50%, पर मुझे लगता है अभी हम 33% भी नहीं पहुंचे हैं। अच्छा। हाँ, हम ग्रोथ फेज में ही हैं, हम अभी मेच्योरिटी फेज में नहीं है सिटी की। इतना स्कोप है इस वक्त गुड़गांव में। तो मैं आपको जो कह रही हूँ कि मैंने 91 में स्टार्ट किया, 90s देखे मैंने, फिर 2000s देखे, फिर 2010s देखे, फिर 2020s देखे, और अभी भी देखिए, तो मैं ऑलमोस्ट 4 decades आई हैव सीन दिस होल सिटी, एक एक ईंट, एक एक शीशा लगते हुए, एक एक बिल्डिंग का बोर्ड लगते हुए मैंने देखा। तो आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट एंड अटैच्ड एंड इमोशनल ऑन दिस सब्जेक्ट।
तो मैम जब मैं कॉलेज खत्म करके यहाँ पे आया ना अपने करियर की शुरुआत करने के लिए, तो ये शंकर चौक जो है ये होता था, और हम लोग मारुति जो फैक्ट्री है उधर उधर रहते होते थे, सेक्टर 22 के आसपास। जी। और मतलब जान निकलती थी यार कहाँ जाना है, वो शंकर चौक की तरफ जाना पड़ेगा, है ना, तो इतना दूर लगता था। तो सही कह रहे हो आप, अलग अलग फेज है, 4 फेज में गुड़गांव धीरे धीरे डेवलप हुआ है। जी। अच्छा, अगर मैं बात करूं वुमेन्स की, है ना, बीइंग ए लेडी, आपने जो जिस तरह का सफ़र तय किया है रियल एस्टेट में, एग्जीक्यूटिव से लेके प्रेसिडेंट तक का, तो क्या रियल एस्टेट वुमेन्स के लिए सेफ है? बहुत ज़्यादा सेफ है। देखिए कोई भी इंडस्ट्री हो, है ना, जो चीज़ का ध्यान आपको मीडिया में या आपको लीगल में या आपको किसी भी इंडस्ट्री में रखना होता है, उतना ही आपको केयर अपना रियल एस्टेट में भी रखना होता है। विमेन और मेन का जो एक जनरल सोसाइटी में है, और जो हमारी सोसाइटीज़ अभी उतना नहीं प्रोग्रेस कर पाई हैं, एक सोच है कि ये रोल इनका यही है या इसी कंपार्टमेंट में रहना चाहिए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जहाँ सेफ्टी की बात आती है, अब तो लॉ इतना अच्छा हो गया है, पॉश है, शाखा कमिटीज़ हैं, और एकदम से अटेंशन मिलती है इस टॉपिक को। एंड आई थिंक ओवर अ पीरियड इवन मेन हैव अंडरस्टूड कि हमें विमेन के साथ वर्क कैसे करना है। वो एक जनरेशन अलग थी जिन्होंने सिर्फ अपनी मदर्स को घर पे देखा था या किचन्स में देखा था या कुछ था। आज की डेट में तो जो हमारे कोलीग्स भी हैं, उनकी डॉटर्स वर्क कर रही हैं, उनकी वाइफ्स वर्क कर रही हैं, कई तो ऐसे हैं जिनकी मदर्स भी अच्छी अच्छी पोजीशंस पे वर्क कर रही हैं। तो एक माइंडसेट तो चेंज हुआ है। मेट्रोस में तो बिल्कुल इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं है, रूरल एरिया में ज़रूर होता होगा, छोटे शहरों में अभी भी शायद गर्ल्स को प्रॉब्लम होती होगी, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल टचवुड I would encourage more and more women, please come and join this sector. The real estate industry needs you. क्योंकि जो विमेन की सोच होती है, चाहे वो घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे कुछ भी हो, जिस तरह से वो सोचती हैं एक एक चीज़ को, आदमी भी सोचते हैं लेकिन शायद उतनी डिटेल में नहीं जा पाते। तो देर इज़ अ लॉट ऑफ क्रिएटिव एनर्जी यू ब्रिंग ऑन द टेबल। एक नेचुरल आपकी नर्चरिंग इंस्टिंक्ट्स बहुत स्ट्रांग होती हैं, और अब तो women are doing everything from flying planes to fighting wars. रास्ता भी बता दीजिए किस तरह से इस सेक्टर में ज्वाइन कर सकते हैं, अब इसे एज ए करियर बना सकते हैं? देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो होती है क्वालिफिकेशन। आपके पास अगर एजुकेशन है और क्वालिफिकेशन है तो हर दरवाज़ा खुलता चला जाता है। पहली सीढ़ी तो एजुकेशन और क्वालिफिकेशन की होती है। जब आप एक बार कदम रख के आपने शुरू कर लिया रियल एस्टेट में काम करना, उसके बाद अगर कोई गैप्स हैं आपकी नॉलेज में या स्किल में, हेजिटेट मत करिए। आपके चाहे बॉसेस हो चाहे एचआर हो, वो आपको ट्रेनिंग दे के वो गैप फिल करवा लेंगे अगर आपकी इंटेंशन सीखने की है तो। तीसरी बात होती है एक एटीट्यूड की। ये नहीं सोचना है कि हम मेन से बेटर हैं या हम मेन से वर्स हैं या हम इक्वल हैं। आपने सिर्फ अपने बारे में सोचना है कि आपका गोल क्या है, आपको क्या जिम्मेदारी दी गई है, और उस जिम्मेदारी को पूरी करने के लिए आप कितनी सक्षम हैं। सिर्फ आप ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपने कितना ऊपर जाना है, क्योंकि वो रास्ता और वो चढ़ाई आपकी चढ़ाई है। ये बात को कोई भी नहीं झुटला सकता है कि women have to work more than men to be at the same position, because आपकी और भी जिम्मेदारियां हैं। आपको घर भी देखना होता है, कुछ भी हो, मदर ही होती है बच्चों के लिए। और दूसरी बात ये भी होती है कि एक आप पूरी फैमिली के लिए आप एक मैग्नेट होते हैं। आप सब कुछ आपको मैनेज करना है, और खुशी तभी मिलती है आपको जब आपका एक होता है ना 4 पहिए की गाड़ी का एक अलग मजा होता है। तो इफ योर प्रोफेशनल लाइफ यू आर सक्सेसफुल, देन यू वांट योर पर्सनल लाइफ आल्सो टू बी सक्सेसफुल, यू वांट योर सोशल लाइफ टू बी सक्सेसफुल। फिर ही स्पिरिचुअली, इमोशनली और साइकोलॉजिकली आप एक कंप्लीट और सक्सेसफुल इंडिविजुअल होते हैं। तो उसके लिए आपको फिर मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो एक टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा इसका हिस्सा होता है, जिस पे आपको जोर देना पड़ेगा। आई थिंक व्हेन माय चाइल्ड वाज ग्रोइंग अप, तो for many years my life was only office and child, तो everything takes a back seat। बच्चा जब आपका कॉलेज चला जाता है, फिर आपको सब दोस्त याद आ जाते हैं, हॉबीज याद आ जाती है, सब कुछ। तो हर चीज़ का टाइम होता है, भगवान आपको हर चीज़ का टाइम देते हैं, लेकिन सही टाइम पे सही डिसीजंस आप लेते जाएं तो अच्छी बीत जाती है जिंदगी। आप
लक में बिलीव करते हैं? हाँ, बहुत ज्यादा। अगर आप बहुत हार्ड वर्किंग है तो आप बहुत लकी रहेंगे। देखिए, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, अगर आप सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग है, आप सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड हैं और आप सबसे ज्यादा रिजल्ट दे रहे हैं, तो आप सबसे ज्यादा लकी होंगे। ठीक है। अच्छा, अब आपका सक्सेस मंत्रा कुछ हमारे ऑडियंस के लिए, क्या क्या वो लाइफ में करे, अपने वर्किंग प्लेस पे करे कि उनको भी एग्जीक्यूटिव से प्रेसिडेंट तक का लेवल जो है वो अचीव कर पाए? हाउ स्वीट। इतना मैंने सोचा नहीं इतने डीपली, लेकिन देखिए, आप जब फर्स्ट डे अपने जॉब शुरू करते हैं, कोई भी जॉब बिजनेस जो भी शुरू कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, अपने आप से आप पूछ लीजिए कि आपका मकसद क्या है। अगर आपने सिर्फ पैसे कमाने हैं तो पैसे कमाने का बहुत तरीके होते हैं, वो आप सोचिए और आप उस पे फोकस करिए। अगर आपने रिस्पेक्ट कमाना है और आपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, तो फिर आपने उस हिसाब से बिहेव करना है कि आप ऐसे काम करें जिसके लिए आपको रिस्पेक्ट मिले। और अगर आपने कुछ शॉर्टकट्स लेने हैं तो वो बहुत शॉर्ट साइटेडनेस हो जाती है। और ये एक छोटी सी दुनिया है, छोटे से शहर हैं जहाँ सब कुछ जानते हैं, तो कोई भी अच्छी बात और कोई भी बुरी बात इस इंडस्ट्री में छुपती नहीं है। तो इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि आप पहले अपने आप से बात करके सोच लें कि आप क्या करने के लिए घर से निकल के जा रहे हैं, कि यू आर स्पेंडिंग 12 to 16 hours of your life every day, every single day doing that. For what? आप क्या उसमें से चाहते हैं? तो मैं अगर अपनी बात करूं तो I just love my work. I love being busy. I love having a routine. मैं अभी भी 8 बजे सुबह अपनी कार में बैठ गई होती हूँ। 8:01 नहीं होता, 8 o'clock। अच्छा। हाँ, एंड 9:15 आई एम इन माई ऑफिस। और शाम को 6:30 बजे मैं गाड़ी में बैठ गई होती हूँ। वो 6:30 6:35 नहीं होता। तो हर इंसान का एक अपना स्टाइल ऑफ वर्किंग होता है। जितने टाइम आप वहाँ हैं, खुल के मेहनत करिए। आपको लेट रुकने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी फैमिली को भी टाइम दीजिए, आप अपने बच्चों को भी टाइम दीजिए। एंड सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी है कि अगर आप लंबी रेस के लिए हैं और अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, तो ऑलवेज स्पीक योर माइंड। ओके। आप एक बार 2 बार लोगों को लगेगा, क्योंकि हम एक ऐसे माहौल में रहते हैं वेयर एवरीवन इज ट्राइंग टू प्लीज एवरीबडी, एंड लोगों को ये लगता है कि ये साथ हो तो हम तरक्की करेंगे, तो हमारी जॉब सिक्योरिटी रहेगी। बिल्कुल नहीं। आप अपने काम में अगर अच्छे हैं और अगर आप साफ बोलते हैं, सीधा बोलते हैं, आई थिंक एवरीवन इज वेरी कंफर्टेबल विद यू। व्हाट यू कैन डू ऑल्सो टेल, व्हाट यू कांट डू ऑल्सो टेल, देन एवरीवन नोज वेयर यू स्टैंड, एंड that's, I think, where the comfort comes from for people also. Ultimate. Thank you so much अनंता मैम, आप हमारे पास आए और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी रियल एस्टेट के बारे में, गुड़गांव के बारे में, और पर्सनल जो सेल्फ हेल्प के लिए जो आपने चीज़ें कही है, डेफिनेटली मुझे लगता है कि हमारे दर्शक इन सलाहों को मानेंगे। ना केवल फाइनेंशियली बेनिफिट इसका उठाएंगे, किस तरह से हम लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, बल्कि अपने आप में किस तरह से इन्वेस्टमेंट करें, इस बात का भी ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। शुक्रिया। जय हिंद। 26 जनवरी 2026 की सबको बधाइयाँ, एंड जय हिंद, जय भारत। थैंक यू तिलक जी। थैंक यू सो मच मैम। शुक्रिया।